हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे एसडीएलसी का पहला मॉडल जिसका नाम है वाटरफॉल मॉडल। तो क्या होता है वाटरफॉल मॉडल? तो देखिए, नाम से ही पता चलता है वाटरफॉल यानी झरना। तो आपको पता ही है, बिल्कुल झरने की तरह। मतलब यहाँ पे जो फेजेस होगा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। जैसे झरने का पानी क्या होता है, ऊपर ऊपर से नीचे की ओर आता है, कभी वापस ऊपर नहीं जाता। उसी तरह से वाटरफॉल मॉडल में जो भी फेजेस होगा तो वो कभी बैक नहीं जाएगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा। एक बार वो फेजेस कंप्लीट हो गया तो बस कंप्लीट हो गया, वापस आप उस फेज को नहीं रिपीट कर सकते। ठीक है, तो कुछ पढ़ लेते हैं वाटरफॉल मॉडल के बारे में। उसके बाद डायग्राम देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, क्या क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, सभी देखेंगे। तो पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, द वाटरफॉल मॉडल इज द अर्लीस्ट एसडीएलसी अप्रोच दैट वाज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये सबसे पहला अप्रोच था, अर्लीस्ट अप्रोच था एसडीएलसी का वाटरफॉल मॉडल। तो ये सबसे पहला मॉडल था जो सब बना था। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटरफॉल मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिक्वेंशियल मॉडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो फेजेस है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी होगा, फिर रिक्वायरमेंट्स गैदर होगा, फिर आएगा डिज़ाइनिंग, ऐसे सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। इसलिए बोला जाता है कि वाटरफॉल मॉडल इज एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल मॉडल। सो इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज टू अ लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। तो इसको लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी कहा जाता है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में, तो इसलिए इसे बोला जाता है लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। तो ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, और यूज़ भी इसे बहुत अच्छी, मतलब ईजी है यूज़ करना ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल मॉडल है, बाकी सारे मॉडल्स की तरह ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन अ वाटरफॉल मॉडल ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज कैन बिगिन। देखिए, मैं जो बोल रहा था अभी, जैसे झरने का पानी नीचे आता है, ऊपर नहीं जा सकता, उसी तरह से यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल में अगर एक फेज कंप्लीट होने के बाद ही दूसरे फेज में जाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक फेज को आधा कंप्लीट करके दूसरे फेज में चले गए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग को आधे में छोड़ के हम डिज़ाइनिंग फेज में नहीं जा सकते। पहले रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग पूरा होगा, उसके बाद ही हम डिज़ाइनिंग करेंगे। क्योंकि एक बार आप डिज़ाइनिंग फेज में आ गए तो आप रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के फेज में नहीं जा सकते। ये इस मॉडल का रूल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल। इसको हम काफ़ी बार ऐसे बोलते हैं कि क्लासिक वाटरफॉल मॉडल या फिर क्लासिक लाइफ साइकिल मॉडल, क्योंकि और भी एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, जो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो ये है वाटरफॉल मॉडल का डायग्राम। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप। तो पहले आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, एकदम प्रोजेक्ट जब आता है, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो पहले फिजिबिलिटी स्टडी करना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है फिजिबिलिटी स्टडी में? ये देखना पड़ता है कि जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं वो फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल का मतलब क्या है, काबिल है कि नहीं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि वो प्रोजेक्ट करने की लायक है कि नहीं। लायक इन द सेंस, फिजिबल इन द सेंस इकोनॉमिकली, लीगली, टेक्निकली ये फिजिबल है कि नहीं। इकोनॉमिकली, लीगली यानी कि जो हम प्रोजेक्ट करेंगे उससे हमें क्या फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा ये देखा जाता है। लीगल फिजिबिलिटी यानी कि ये देखा जाता है कि इसको अगर मार्केट में इस सॉफ्टवेयर को लाया गया तो ये तो नहीं कि गवर्नमेंट इसको बैन कर दे सकता है, कोई लीगल इश्यूज तो नहीं खड़ा हो जाएगा। तो ये होता है लीगल फिजिबिलिटी। तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी, या फिर आप एज और भी एक फिजिबिलिटी टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि जो ये प्रोजेक्ट अगर इस लैंग्वेज में करे तो ऐसा तो नहीं कि ये प्रोजेक्ट 2-3 महीनों में ऑब्सोलेट हो जाएगा, या फिर बहुत जल्दी ये जो टेक्नोलॉजी है पहले से ऑब्सोलेट हो चुका है और हम पुराना टेक्नोलॉजी में काम करें। तो ये होता है फिजिबिलिटी स्टडी कि प्रोजेक्ट जो हम लेंगे वो फिजिबल होगा कि नहीं, प्रोजेक्ट करने के लायक होगा कि नहीं। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो रिक्वायरमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं, जैसे इस डीएलसी मॉडल में हम पहले आपको बताया था। रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं क्या काम को ज़रूरी पड़ेगा, कौन सा टेक्नोलॉजी में काम होगा, कितना दिन लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है,
क्या क्या रिक्वायर है इस प्रोजेक्ट के लिए, कितना जीबी हार्ड डिस्क लगेगा एक मशीन में चलाने के लिए, या फिर ये नेटवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट है या फिर वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है या फिर ये कोई ऐप है। तो बहुत सारा चीज़ें आ जाता है यहाँ पे। तो रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है एंड उसके बाद डिफाइन किया जाता है। डिफाइन यानी कि मैंने बोला था आपको SRS, उसका हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में उस सभी चीज़ों को इंट्रोडक्शन से लेकर शुरू करके सभी चीज़ें लिखा जाता है उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये हो गया रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड डिफाइनिंग। तो रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया जाता है एंड डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट फेज आता है डिज़ाइन। तो अभी यहाँ पे डिज़ाइन फेज में, जैसे डिज़ाइन फेज में होता है DFD, ERD, ये सब ड्रॉ करना पड़ता है, डेटा फ्लो डायग्राम्स, ER डायग्राम्स, डेटाबेस को डिज़ाइन करना पड़ता है, फ्लो चार्ट्स को डिज़ाइन करना पड़ता है, अगर कोई सूडो कोड हो उसको भी लिखना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा डिज़ाइन फेज। सारा डिज़ाइन मतलब प्रोजेक्ट कैसा होगा, किस तरह से उसका फ्लो होगा, तो सब कुछ डिज़ाइन फेज में किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है उसका। अब आते हैं उसका कोडिंग पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में उसका कोडिंग होगा। कोडिंग होने के बाद कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग एक साथ, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। अभी देखिए यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोचिए, कार है, कार में बहुत सारा पार्ट्स होता है, जैसे कि सीट हो गया, कार का इंजन हो, गियर बॉक्स हो गया। तो ये क्या है, ये अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स है। तो इनको बनाने के बाद इनका टेस्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है, तो कोडिंग करके उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को बनाया जाता है और उनका टेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया यूनिट टेस्टिंग। तो कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग हो जाने के बाद क्या किया जाएगा, नेक्स्ट फेज है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। तो नेक्स्ट फेज में क्या होगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, उन सभी मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा एंड उसके बाद होल सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक कार के अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को टेस्ट करने के बाद कार को इंटीग्रेट किया जाता है और उसके बाद पूरा सिस्टम को एक बार चला के दिखाया जाता है, देखा जाता है कि कार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स को कोडिंग करके बनाया जाता है, उसके बाद उनका टेस्टिंग किया जाता है और टेस्टिंग करने के बाद इंटीग्रेट करके उन सभी मॉड्यूल्स को, पूरा सिस्टम को एक बार चला के देखा जाता है कि सही है कि नहीं है। तो ये हो गया सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट और फाइनल फेज आता है डिप्लॉयमेंट। अभी डिप्लॉयमेंट मतलब प्रोजेक्ट को रिलीज़ करना। तो रिलीज़ करके प्रोजेक्ट को और भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, जैसे प्रोजेक्ट डिलीवरी, सपोर्ट, प्रोजेक्ट को सपोर्ट देना, और फिर मेंटेनेंस जो कि चलता रहता है। प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर तो वो भी देखा जाता है, या फिर मेंटेनेंस से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे आ जाता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिफाइनिंग, डिज़ाइनिंग, नेक्स्ट कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, नेक्स्ट इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट यानी कि प्रोजेक्ट को रिलीज़ करना। तो ये हो गया पूरा वाटरफॉल मॉडल का डायग्राम। तो इस तरह से काम करता है वाटरफॉल मॉडल। तो अभी हम देखते हैं कि कहाँ हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करेंगे। व्हेन शुड यू यूज़ इट, कहाँ आप इसको काम में ले सकते हो, किस तरह। काफ़ी बार जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करेंगे, किस प्रोजेक्ट के लिए ये सूटेबल है, किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स के लिए ये सूटेबल है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर एंड फिक्स्ड दैट मे नॉट चेंज। तो आपका जो प्रोजेक्ट का जो रिक्वायरमेंट्स होगा वो क्लियर होगा एंड फिक्स्ड होगा, और जो कि चेंज ना हो। ऐसा नहीं है कि डिज़ाइनिंग फेज में आ गया और क्लाइंट्स बोल रहे हैं भाई मुझे ना लगता है कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। या फिर ऐसा भी नहीं कि आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया है जिसका आप रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं, मतलब वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए आप काम करते करते, डिज़ाइनिंग या कोडिंग करते करते उसका रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकता है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट में भी वाटरफॉल मॉडल नहीं लेना है। कहाँ पे लेना है, जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो, फिक्स्ड हो। मतलब ऐसे कि भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक कैलकुलेशन करेगा जैसा कैलकुलेटर करता है, क्लियर, फिक्स्ड। तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स के लिए हम हर वक्त वाटरफॉल मॉडल की ओर बढ़ते हैं। देयर आर नो एम्बिग्यूअस रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि नो कन्फ्यूजन। सिंपल भाषा में बोले तो रिक्वायरमेंट्स एम्बिग्यूअस नहीं होगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। एक रिक्वायरमेंट्स का मतलब बोला कुछ और गया है और बात दो तीन निकल रहा है, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बोला जा रहा है कि रिक्वायरमेंट्स, एम्बिग्यूअस रिक्वायरमेंट्स नहीं हो सकता, मतलब नो कन्फ्यूजन होना चाहिए। कन्फ्यूजन हो तो अगर प्रोजेक्ट में ऐसा लगे कि कुछ कन्फ्यूजन है, हमें आगे जाके इसको पता चलेगा, या फिर इसको हम रिक्वायरमेंट्स फेज में इसको पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे हम वाटरफॉल मॉडल को चूज़ करेंगे नहीं। हम तो हाँ वहाँ पे चूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा गोल पूरा क्लियर हो, फोकस्ड हो, तो वहाँ पे हम वाटरफॉल मॉडल का यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, जहाँ पे हमको पूरा पता है, हमारा गोल पूरा क्लियर है और हम सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तब हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ गुड टू यूज़ दिस मॉडल व्हेन द टेक्नोलॉजी इज़ वेल अंडरस्टूड। तो जो जिस भी टेक्नोलॉजी में हम काम करोगे वो उसके बारे में अगर आपको अच्छे से पता हो, या फिर ऐसा प्रोजेक्ट आप पहले बना चुके हो, तो उस प्रोजेक्ट के लिए आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट एंड कॉस्ट इज लो। देखिए, प्रोजेक्ट शॉर्ट होना चाहिए, ऐसा कि 2-3 महीने में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, या फिर और भी छोटा हो। ऐसा नहीं कि 2-3 साल का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको पता ही नहीं कब खत्म होगा। वहाँ पे आप अगर वाटरफॉल मॉडल को चूज़ करते हो तो आप फंस जाओगे, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में बार बार क्या होता है, क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए प्रोजेक्ट शॉर्ट होना चाहिए और आपका बजट वो भी कम होना चाहिए। अगर देखिए बजट कम होगा तो आप छोटे प्रोजेक्ट वहाँ पे रिस्क ले सकते हो। क्या पता अब कल को अगर कुछ प्रोजेक्ट ऐसा बन गया कि क्लाइंट को अगर पसंद नहीं आया तो यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। तो कॉस्ट लो होना चाहिए उस प्रोजेक्ट में। तो अगर कॉस्ट लो हो एंड प्रोजेक्ट छोटा हो तो तब आप जाके वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कर सकते हो। तो आइए, लास्ट पॉइंट है, रिस्क इज ज़ीरो और मिनिमम। देखिए, जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप बनाते हो, कोई प्रोजेक्ट में आप काम करते हो, उसका रिस्क फैक्टर तो रहता है। रिस्क इकोनॉमिकल रिस्क हो सकता है, लीगल रिस्क हो सकता है, बहुत तरह का रिस्क होता है सॉफ्टवेयर्स में, जो आगे जाके ये प्रोजेक्ट कितना काम करेगा या नहीं। डिज़ाइनिंग फेज़ में ही मान लीजिए कोई रिस्क आ जाए, कोडिंग फेज़ में कोई रिस्क आ जाए, जो टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलेट हो गया, तो इस तरह का कोई रिस्क हो तो वो उस प्रोजेक्ट को हम नहीं लेंगे। देखिए, जब भी 2-3 साल का प्रोजेक्ट होता है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें बहुत रिस्क होता है। इसलिए छोटे प्रोजेक्ट में छोटा जो प्रोजेक्ट होता है, स्मॉल, मतलब 1-2 हफ्ते में मतलब 1-2 हफ्ते में वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो उस प्रोजेक्ट में रिस्क आने का चांसेस बहुत कम है। या फिर रिस्क आ भी गया तो उसको निपटाया जा सकता है, छोटा छोटा रिस्क होगा। तो अगर आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट में रिस्क बहुत कम है, रिस्क ही नहीं है, एकदम सिंपल, भाई ये बनाने को बोला, ये तो मैंने पहले भी बनाया, बस कर दो, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए, या फिर रिस्क ज़ीरो हो या फिर बहुत छोटा हो, बहुत कम हो, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेजेस के बारे में। अब तक तो आप खुद भी समझ चुके होंगे कि क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। देखिए, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। तो इसको समझना, वाटरफॉल मॉडल को समझना और इसको काम में लेना बहुत आसान है और एकदम नीट एंड क्लीन है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बस क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लो, उसको फिजिबिलिटी स्टडी करो, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लो, उसको डिज़ाइन करो, इम्प्लीमेंट करो, टेस्टिंग करो, डिप्लॉयमेंट करो, ख़त्म। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नेक्स्ट है इजी टू मैनेज। तो इसको मैनेज करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि एक स्टेप से, एक फेज़ से आप दूसरे फेज़ नहीं जा रहे हो, तो एक फेज़ को पूरा कंप्लीट करके उसके बाद दूसरे फेज़ में जा रहे हो, उस फेज़ को पूरा कंप्लीट करके उसके बाद आप दूसरे फेज़ में जा रहे हो। तो मैनेज करना बहुत इजी है इस वाटरफॉल मॉडल में, कोई भी छोटा टाइप का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है वर्क्स वेल फॉर स्मॉल एंड लो बजट प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड। जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो, तो वहाँ पे जो स्मॉलर प्रोजेक्ट होता है और लो बजट का भी हमने डिस्कस किया, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मॉडल है। देखिए, यहाँ पे आपको एक बात अच्छी तरीके से मतलब पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स एकदम आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो, तभी आप वाटरफॉल मॉडल की ओर बढ़ोगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके लिए आप वाटरफॉल मॉडल्स में नहीं बढ़ोगे। तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलवेज वाटरफॉल मॉडल्स वेलकम। क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस एंड वेल अंडरस्टूड। तो स्टेजेस का जो स्टेजेस को क्लियरली डिफाइन किया जाता है और वेल अंडरस्टूड है, इसको समझा भी बहुत अच्छी तरीके से जाता है। एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज को दिया जाता है, जैसे डिज़ाइनिंग का आउटपुट इम्प्लीमेंटेशन को दिया जाता है, कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग करके जो आउटपुट आता है, उसके बाद इंटीग्रेशन एंड जो नेक्स्ट जो फेजेस है उनको दिया जाता है। तो बहुत ईजी है, क्लियरली स्टेजेस को डिफाइन किया गया है और बहुत अच्छी तरीके से समझा भी जाता है। नेक्स्ट इज ईजी टू अरेंज टास्क। यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल में टास्क को बहुत अच्छी तरीके से अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि एक फेज़ दूसरे फेज़ को कभी ओवरलैप नहीं करेगा। मतलब आप ऐसा नहीं कि डिज़ाइनिंग करते करते आप कोडिंग नहीं करोगे, या फिर कोडिंग करते करते आप डिज़ाइनिंग फेज़ में नहीं जा सकते। तो टास्क को अरेंज करना बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट है
प्रोसेस एंड रिजल्ट्स आर वेल डॉक्यूमेंटेड। तो यहाँ पे प्रोसेस, जो भी प्रोसेस यहाँ पे होता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हम लेते हैं, जो भी हम डिज़ाइन करते हैं, हर फेज़ में डॉक्यूमेंटेशन होता है और वो अच्छा है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वो अच्छी बात है, हर फेज़ में डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की, वो भी आप, मैं समझता हूँ कि अभी तक समझ चुके होंगे, फिर भी मैं बात कर लेता हूँ। नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। देखिए क्या होता है, एक बार आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लिया, डिज़ाइन फेज में आ लिया, डिज़ाइनिंग फेज को कवर करने के बाद, कोडिंग करने के बाद, टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, उसके बाद क्लाइंट को मिलता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर, देखिए प्रोजेक्ट का जो लाइफ, एचडीएलसी का लाइफ साइकिल में पूरा जो लाइफ साइकिल होता है उसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि आप, क्लाइंट आपको अगर आके डिज़ाइनिंग फेज में पूछे जी भाई कितना काम हुआ है मुझे थोड़ा देखना है, आप दिखा नहीं सकते, क्योंकि आपने वाटरफॉल मॉडल चूज़ किया है। तो आपका काम पूरा ख़त्म होगा आप तभी दिखा सकते हो, बीच में आप कोई भी आपने प्रोड्यूस ही तो नहीं किया है, ठीक है। तो और जो अलग अलग मॉडल्स है उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये शॉर्ट प्रोजेक्ट है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। वाटरफॉल मॉडल्स हम इसलिए ही चूज़ करते हैं शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपने बड़ा प्रोजेक्ट में ये चूज़ कर लिया वाटरफॉल मॉडल्स को, तब आपको ये प्रॉब्लम दिखेगा, क्योंकि क्लाइंट्स आपको मांगेगा कि मुझे सॉफ्टवेयर देखना है कैसा आपका काम चल रहा है। तो इस वाटरफॉल मॉडल में ये पॉसिबल नहीं है। तो जब तक कि एचडीएलसी लाइफ साइकिल पूरा ख़त्म नहीं होता तब तक आप क्लाइंट को डिलीवर नहीं कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट दिखा नहीं सकते कुछ भी। नेक्स्ट है हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखिए मैंने तो पहले ही बोला था, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये वाटरफॉल मॉडल लोगे तो रिस्क तो रहेगा ही, अनसर्टेन तो होगा ही। तो आप छोटे प्रोजेक्ट के लिए चूज़ करो, अच्छा है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है वाटरफॉल मॉडल का, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट और जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उन टाइप के प्रोजेक्ट के लिए ये खतरा है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए ये भगवान है। नेक्स्ट, नॉट गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। तो ये कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट होता है, जिन पे बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ होते हैं, उनके लिए तो अच्छा नहीं है, और ख़ास करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट जो होता है तो उनके लिए भी खास नहीं है। तो ये वाटरफॉल मॉडल का यूज़ थोड़ा ऑब्सोलेट हो गया है, फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं आजकल भी, छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है अभी भी। नेक्स्ट है पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट बहुत 2-3 साल का प्रोजेक्ट है, या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है आपको पता नहीं कि कब ख़त्म होगा, तो वो चलता जाता है, उस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत खतरा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है वाटरफॉल मॉडल का। नेक्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विद इन स्टेज। तो मैंने जो पहले ही कहा कि किसी भी स्टेज पे आपका सॉफ्टवेयर कितना रेडी हुआ है आप मेजर नहीं कर सकते। डिज़ाइनिंग फेज़ हो या फिर कोडिंग फेज़ हो, किसी भी फेज़ में आके आप ये मेज़र नहीं कर सकते कि आपका जो सॉफ्टवेयर कितना रेडी हुआ है, क्योंकि ये पूरा लीनियर है, एक बार में पूरा स्टेज कंप्लीट होगा और एक प्रोडक्ट निकल के आएगा, सिंपल। बार बार वो स्टेज रिपीट नहीं होगा, बड़ा सिंपल फंडा है। फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के बाद एक पूरा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा, बीच में कहीं सॉफ्टवेयर रेडी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विद इन स्टेज। तो फेजेस के अंदर हम प्रोग्रेस मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कैन नॉट एकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। एक बार आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, अब आप रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। आपको लग रहा है यहाँ रिक्वायरमेंट्स हमने तो ये गलत किया था, हमें लग रहा था तब सही होगा, लेकिन अब हमें लग रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होगा, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि इस प्रोजेक्ट को इस वाटरफ्लो मॉडल को आप तभी हाथ में लो जब आपका फोकस, गोल, रिक्वायरमेंट सभी नीट एंड क्लियर है। तो आप लोगे नहीं तो आप ही फंसोगे। तो इसलिए एकोमोडेशन पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट एकोमोडेट चेंजिंग इन रिक्वायरमेंट्स। तो चेंजिंग इन रिक्वायरमेंट्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था पूरा वाटरफॉल मॉडल, जो होप कि आपको समझ में आया है अच्छे तरीके से। अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो और दोस्तों के साथ ये वीडियो दोस्तों प्लीज़ शेयर करना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर देना ताकि मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।